नमस्कार। दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में स्टीट फास्ट नून क्या है? आर्कटिक में रूस का अनुसंधान केंद्र, ग्लोबल सीड वॉल्ट, नाटो की परमाणु ड्रिल या फिर सबसे तीव्र क्वांटम कंप्यूटर? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नाटो की परमाणु ड्रिल। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के सदस्यों के द्वारा अगले सप्ताह लंबे समय से प्रस्तावित परमाणु अभ्यास को आगे बढ़ाने और संचालित किए जाने की उम्मीद है। इस अभ्यास को स्टीट फास्ट नून नाम दिया गया है। इसे सालाना आयोजित किया जाएगा जो लगभग एक सप्ताह तक चला करेगा, इसलिए विकल्प सी सही है। इसमें परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम लड़ाकू जेट शामिल है, लेकिन इसमें कोई जीवित बम शामिल नहीं है। पारंपरिक जेट और निगरानी और हवा में ईंधन भरने वाले विमान भी नियमित रूप से भाग लेंगे। नाटो के 30 सदस्य देशों में से 14 देश इस अभ्यास में शामिल होंगे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, नाटो की परमाणु ड्रिल। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रायथू भरोसा केंद्र की भूमिका की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? किसानों की सभी जरूरतों का वन स्टॉप सॉल्यूशन, चावल फोर्टिफिकेशन सेंटर, निशुल्क सैनिटरी पैड वितरण या फिर कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, किसानों की सभी जरूरतों का वन स्टॉप सॉल्यूशन। इथियोपिया के कृषि मंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल आंध्र प्रदेश में अपनी तरह के पहले रायथू भरोसा केंद्र के अध्ययन के लिए आया है। देश में पहली बार स्थापित आरबीके किसानों के लिए अद्वितीय बीज से बिक्री एकल खिड़की सेवा केंद्र है, जिन्हें राज्य भर में स्थापित किया गया है। ये किसानों की सभी जरूरतों और शिकायतों का एक ही स्थान पर समाधान करते हैं। आरबीके पहले से जांच किए हुए बीज, प्रमाणित उर्वरक और पशु चारा बेचते हैं। किसान कृषि उपकरण खरीद सकते हैं या किराए पर ले सकते हैं और यहां तक कि आरबीके में मौजूदा एमएसपी पर अपनी उपज भी बेच सकते हैं। राज्य सरकार फसल बीमा का भुगतान भी करती है, अनाज खरीदती है और आरबीके के माध्यम से किसानों को भुगतान करती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, किसानों की सभी जरूरतों का वन स्टॉप सॉल्यूशन। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति में द गोल्ड वाटर निकोल्स एक्ट संबंधित है समुद्री प्रदूषण पर अंकुश, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की सुरक्षा, संयुक्त अमेरिका की सुरक्षा रणनीति या फिर फ्रांस के नौसैनिक हितों की रक्षा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संयुक्त अमेरिका की सुरक्षा रणनीति। 1986 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने गोल्ड वाटर निकोल्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पर हस्ताक्षर किए, जिसने अमेरिकी सेना की कमान संरचना में व्यापक बदलाव किया। इस अधिनियम का उद्देश्य वियतनाम युद्ध के दौरान पहचानी गई प्रणालीगत चुनौतियों, 1980 में ईरान में अमेरिकी बंधकों को छुड़ाने के असफल प्रयास और कुछ अन्य घटनाओं को हल करना था। इस अधिनियम ने राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति यानी NSS को कानूनी आधार प्रदान किया, जो अमेरिका की सुरक्षा चिंताओं और चुनौतियों और उनसे निपटने की योजनाओं की पहचान करता है और कांग्रेस तथा प्रशासन को रणनीतिक परिदृश्य की एक सामान्य समझ देता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, संयुक्त अमेरिका की सुरक्षा रणनीति। अगला प्रश्न है, न्यायपालिका में विभाजित निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विभाजित फैसले के मामले में मामले की सुनवाई एक बड़ी बेंच द्वारा की जाती है। यह तभी हो सकता है जब बेंच में जजों की संख्या सम हो। यह केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है या फिर यह तब पारित किया जाता है जब बेंच या तो सर्वसम्मति से या बहुमत के फैसले से फैसला नहीं कर सकती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यह केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हिजाब प्रतिबंध मामले में एक विभाजित फैसला सुनाया। ऐसे विभाजित फैसले तब पारित किए जाते हैं जब बेंच किसी मामले में या तो सर्वसम्मति से या बहुमत या किसी अन्य कारण से फैसला नहीं कर पाती है।
विभाजित फैसले तभी हो सकते हैं जब बेंच में जजों की संख्या सम हो। यही कारण है कि न्यायाधीश आमतौर पर महत्वपूर्ण मामलों के लिए विषम संख्या यानी 3, 5, 7 आदि की बेंच में बैठते हैं। विभाजित फैसले की स्थिति में मामले की सुनवाई एक बड़ी बेंच द्वारा की जाती है। जिस बड़ी बेंच को विभाजित फैसले की सुनवाई की जिम्मेदारी दी जाती है वह उच्च न्यायालय की 3 न्यायाधीशों की पीठ हो सकती है या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील की जा सकती है। मई 2022 में दिल्ली उच्च न्यायालय की 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने भारतीय दंड संहिता में वैवाहिक बलात्कार को प्रदान किए गए अपवाद को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक विभाजित फैसला सुनाया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यह केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। अगला प्रश्न है सोलर ऑर्बिटर मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, यह यूरोपीय स्पेस एजेंसी यानी ईएसए और नासा का संयुक्त मिशन है। 2, यह चुंबकीय क्षेत्र और तरंगों आदि को मापने के लिए बुध यानी मरकरी की कक्षा में भी प्रवेश करेगा। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2, यानी दोनों कथन सही हैं। सोलर ऑर्बिटर मिशन सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा गया एक मिशन है। यह यूरोपीय स्पेस एजेंसी यानी ईएसए और नासा के बीच एक संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय मिशन है जो हेलियोफिजिक्स के अध्ययन से संबंधित है। अतः कथन 1 सही है। आपको बता दें कि सूर्य द्वारा उसके बाहर की ओर उड़ाए गए आवेशित कणों और चुंबकीय क्षेत्रों से एक विशाल घेरा बनता है। उसे ही हेलियोस्फीयर के रूप में जाना जाता है। इसे समझने के लिए सोलर ऑर्बिटर सूर्य से निकलने वाले चुंबकीय क्षेत्रों, तरंगों, ऊर्जावान कणों और प्लाज्मा को मापने के लिए बुध की कक्षा के अंदर सूर्य से 26 मिलियन मील के करीब यात्रा कर रहा है। अतः कथन 2 भी सही है। इसलिए विकल्प डी सही है। यह 10 अलग अलग वैज्ञानिक उपकरणों के पेलोड के साथ मिशन पर गया है। इसे केप कैनावेरल से 2020 में यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस V411 रॉकेट पर लॉन्च किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न है, इसे 1983 में भारत का 15वां टाइगर रिजर्व बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था और यह भारत का सबसे पूर्वी टाइगर रिजर्व है। इसका नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है। यह कथन किसके संदर्भ में सर्वाधिक उचित प्रतीत होता है? डंपा टाइगर रिजर्व, नामदफा टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व या फिर बक्सा टाइगर रिजर्व? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नामदफा टाइगर रिजर्व। अरुणाचल प्रदेश ने नामदफा टाइगर रिजर्व में हिम तेंदुए का सर्वेक्षण किया। नामदफा टाइगर रिजर्व को वर्ष 1983 में देश की 15वीं टाइगर परियोजना के रूप में घोषित किया गया था। यह भारत का सबसे पूर्वी टाइगर रिजर्व है। नामदफा वास्तव में एक नदी का नाम है जो दाफा बूम, दाफा पहाड़ी से निकलती है और नोआ देहिंग नदी से मिलती है। यह नदी राष्ट्रीय उद्यान के उत्तर दक्षिण दिशा में बहती है और इसलिए इसे नामदफा नाम दिया गया है। यह उत्तर पूर्वी हिमालय और पटकाई पर्वतमाला के मिश्मी पहाड़ियों के दाफा बूम रिज के बीच स्थित है। पर्याप्त वर्षा, तापमान प्रवणता और उच्च आर्द्रता के कारण यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियों का विकास हुआ है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, नामदफा टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न है, रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति यानी आईसीआरसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। 2, यह ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। 3, यह मुख्य रूप से स्वैच्छिक दान द्वारा वित्त पोषित है। 4, आईसीआरसी का कार्य 1949 के जिनेवा कन्वेंशन पर आधारित है। उपर्युक्त में से कितना या कितने कथन सही हैं या फिर हैं? केवल 1 कथन, केवल 2 कथन, केवल 3 कथन या फिर चारों कथन? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 कथन। हाल ही में यूक्रेन ने रेड क्रॉस सोसाइटी से देश के रूस के कब्जे वाले पूर्व की जेलों का दौरा करने की मांग की। 1863 में स्थापित आईसीआरसी दुनिया भर में काम करती है, संघर्ष और सशस्त्र हिंसा से प्रभावित लोगों की मदद करती है
और उन कानूनों को बढ़ावा देती है जो युद्ध पीड़ितों की रक्षा करते हैं। अतः कथन 1 सही नहीं है। यह जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और 100 से अधिक देशों में 20,000 से अधिक लोगों को रोजगार देती है। अतः कथन 2 सही नहीं है। यह मुख्य रूप से सरकारों, राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रीसेंट सोसाइटी से स्वैच्छिक दान द्वारा वित्त पोषित है। अतः कथन 3 सही है। आईसीआरसी के कार्य 1949 के जिनेवा सम्मेलनों, उनके अतिरिक्त प्रोटोकॉल, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रीसेंट मूवमेंट के कानून और रेड क्रॉस और रेड क्रीसेंट के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के प्रस्तावों पर आधारित है। अतः कथन 4 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 कथन। अगला प्रश्न है, यह एक थर्मोकेमिकल प्रक्रिया है जो आमतौर पर 200 से 350 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कम कणिकीय ताप दर और 1 घंटे के रिएक्टर टाइम के साथ वायुमंडलीय दबाव पर होती है। इस प्रक्रिया के कारण बायोमास आंशिक रूप से विघटित हो जाता है, जिससे बायोकोल बनता है। इस प्रक्रिया का नाम क्या है? द्रवीकरण, गैसीकरण, पैलेटाइजेशन या फिर टॉरफैक्शन? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, टॉरफैक्शन। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने उद्योगपतियों और उद्यमियों को धान की पुआल पैलेटाइजेशन और टॉरफैक्शन प्लांट स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 50 करोड़ रुपए की योजना की घोषणा की। टॉरफैक्शन एक थर्मोकेमिकल प्रक्रिया है। यह आमतौर पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में 200 से 350 डिग्री सेल्सियस पर वायुमंडलीय दबाव में कम कणिकीय ताप दर और 1 घंटे के रिएक्टर टाइम पर होती है। इस प्रक्रिया के कारण बायोमास आंशिक रूप से विघटित हो जाता है, जिससे टॉरिफाइड बायोमास है, जिसे बायोकोल भी कहा जाता है। बायोकोल में प्रति यूनिट आयतन में ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है और कटाई स्थलों पर पैलेटाइजेशन के बाद टॉरफैक्शन से लंबी दूरी तक परिवहन सुविधाजनक हो जाता है। यह भंडारण के दौरान बायोमास के अपघटन की समस्या को कम करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, टॉरफैक्शन। अगला प्रश्न है, हाल ही में मोज़ेक शब्द चर्चा में था, यह किससे संबंधित है? तेल क्षेत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, पुरातत्व या फिर जल प्रदूषण? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पुरातत्व। हाल ही में 20x6 मीटर आकार का एक मोज़ेक सीरिया में होम्स के पास रस्तान में एक इमारत के नीचे पाया गया। यह मोज़ेक काफी विस्तृत है, जिसमें रोमन समुद्री देवता नेपच्यून का चित्रण उसकी 40 प्रेमिकाओं के साथ किया गया है। साथ ही हरक्यूलिस के द्वारा अमेजन की रानी हिप्पोलिटा को मारने का दृश्य भी चित्रित है। मोज़ेक एक चित्र या पैटर्न है जो पत्थर, टाइल, कांच आदि के छोटे टुकड़ों को एक साथ व्यवस्थित करके बनाया जाता है। इसलिए विकल्प सी सही है। 2018 में सीरियाई सरकारी बलों द्वारा कब्जा किए जाने तक रस्तान एक विद्रोही गढ़ और लड़ाई क्षेत्र था। सीरिया को पुरातत्वविदों के लिए एक खजाना माना जाता है, जो दमिश्क में उम्मयद मस्जिद और प्राचीन शहर पलमायरा सहित प्राचीन सभ्यताओं के कुछ बेहतरीन संरक्षित अवशेषों का घर है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, पुरातत्व। अगला प्रश्न है, बढ़ते मानव पशु संघर्ष के संदर्भ में बाघों या तेंदुओं को आदमखोर घोषित करने की स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी हाल ही में चर्चा में रही है। ये एसओपी बाघ या तेंदुए को मारने के लिए किसे निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करती है? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, राज्य पर्यावरण मंत्री, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण या फिर राज्य के मुख्य वन्यजीव अधिकारी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राज्य के मुख्य वन्यजीव अधिकारी। हाल ही में बिहार के वन विभाग द्वारा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में टाइगर T104 को आदमखोर घोषित कर मार दिया गया। एनटीसीए ने उन बाघों और तेंदुओं को आदमखोर घोषित करने के लिए एसओपी निर्धारित की है जो मानव जीवन के लिए खतरा पैदा करते हैं। 2007 में निर्धारित एसओपी में कहा गया है कि आदमी को मारने वाले और आदमी को खाने वाले बाघों और तेंदुओं के बीच उचित अंतर होना चाहिए, क्योंकि ऐसी कई परिस्थितियां हैं जिनमें मानव पर बाघों और तेंदुओं द्वारा आकस्मिक रूप से हमला किया जाता है और परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु हो सकती है।
लेकिन इन मामलों को केवल आकस्मिक हत्या के रूप में माना जाना चाहिए। यदि कोई बाघ या तेंदुआ मनुष्य की तलाश करना, उसका पीछा करना और इंतजार करना शुरू कर देता है और किसी व्यक्ति को मारने के बाद मृत शरीर को खा जाता है, तो यह माना जाएगा कि जानवर आदमी को खाने वाला यानी आदमखोर हो गया है। एसओपी राज्य के मुख्य वन्यजीव अधिकारी यानी वार्डन को एक बाघ के जान से मारने के निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, राज्य के मुख्य वन्यजीव अधिकारी। अंतिम प्रश्न है, भारतीय कला और संस्कृति के संदर्भ में मसान शब्द किसका उल्लेख करता है? लोक संगीत, लोक नृत्य, चित्र या फिर साहित्य? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चित्र। मसान पेंटिंग एक मौलिक कलाकृति है जो मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के उत्तरी हिस्से के साथ साथ असम, मेघालय, बिहार और पूर्वी नेपाल के कुछ हिस्सों में भी प्रचलित है। मसान शब्द शशान शब्द से बना है जो हिंदू शमशान भूमि का बंगाली शब्द है। मसान कला, जिसे मसान चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है, मुख्य रूप से राजबोंशी जनजाति द्वारा प्रचलित है, इसलिए विकल्प सी सही है। मसान पेंटिंग पारंपरिक माला निर्माताओं द्वारा बनाई गई रंगीन पेंटिंग है जिन्हें मालाकार के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में जिस पृष्ठभूमि पर पेंटिंग बनाई जाती है वह शोला, जंगली पौधे का एक प्रकार से बनाई जाती है। यहाँ चित्रकार विभिन्न रूपांकनों और संरचनाओं को बनाते हैं। चूंकि इन चित्रों का उपयोग धार्मिक उद्देश्यों और अनुष्ठानों के लिए किया जाता है, इसलिए इसमें मुख्य रूप से विभिन्न देवताओं, आदिवासी देवताओं और राजबोंशी जनजाति के देवी देवताओं के रूपांकन होते हैं। शोला पर हाथ से बने ब्रश और प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके चित्र बनाए जाते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, चित्र। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। एक्सरसाइज प्रस्थान संबंधित है अब तटीय सुरक्षा, जंगल की आग, हिमस्खलन या फिर साइबर सुरक्षा। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।